वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पटवारी चयन परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर। जितने भी प्रश्न हमारे बाहर निकल कर आ पाए हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें। आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं 12 अप्रैल का, फिर हम देखेंगे 13 अप्रैल का एग्जाम एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, 12 अप्रैल को पहला हमारा एमपीजीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया कि शिप्रा नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो हमारी शिप्रा मध्य प्रदेश की एक मेन नदी है जिसकी टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर, कितनी 195, जो कि इंदौर के काकरी बर्डी से निकलती है। और इसके किनारे तट पर एक बहुत प्रसिद्ध शहर है हमारा, वो है उज्जैन शहर, और जहाँ पर रामघाट है और वहीं इसके तट पर ही कुंभ मेला लगता है। तो शिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो है हमारी खान नदी और गंभीर नदी। क्या है, खान नदी और गंभीर नदी। जिसमें साथियों जो है खान है, ये नदी नहीं, ये नाला है। क्या है, नाला, जो कि इंदौर का दूषित पानी है वो लेकर शिप्रा नदी में मिलाता है, और गंभीर एक प्रॉपर नदी है इसकी सहायक, लेकिन खान क्या है, नाला है। तो शिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी खान और गंभीर नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो करेक्ट आंसर है 1951 में। तो इस पटवारी परीक्षा में पंचवर्षीय योजनाओं से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए, इनसे जुड़ी हुई जितने भी हमारे क्वेश्चन थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 में लागू हुई थी, 1951 से लगाकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है, तो 11वीं 12वीं में साइंस और मैथ्स वाले काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे हम। गुलाबी रंग का रहता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है, तो वो है KMnO4। क्या है, KMnO4 है ना। KMnO4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों वो है हमारी मुंबई। क्या है, मुंबई। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है हमारी मुंबई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी बोलते हैं। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा हमारा इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर को हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, मिनी मुंबई भी बोलते हैं। तो वो हमारा जगह इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है, APJ अब्दुल कलाम। इनको हम क्या नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। फॉर्मर हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और मिसाइल मैन इनका निकनेम है। तो कौन है वो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर बनाने की योजना है। तो ये भारत का पहला क्या होगा, समुद्री संग्रहालय होगा, यानी कि ओशियन म्यूजियम। तो इसको बनाने की योजना कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर है हमारा लोथल, गुजरात में। कहाँ पर, लोथल, गुजरात में। साथ ही आप वीडियो पूरा देखें, आप वीडियो छोड़ के नहीं जाएं। पूरा 20 से 25 मिनट का वीडियो हमारा होने वाला है, तो इसको पूरा देखें। आप 2 4 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट हमारा, माचिस की तिल्ली में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो वो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका, लाल फास्फोरस का उपयोग। ये भी 2 3 दिन पहले हमने शिफ्ट एनालिसिस किया था, और मैंने उसमें फास्फोरस के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था आपको कि हम माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन उससे आ भी गया। तो माचिस की तिल्ली में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी। तो हमारे हिंदी का क्वेश्चन है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना पूछी है, तो दोस्तों उनकी अजात शत्रु भी है और कामायनी भी है। तो अब इसे एक लेखक की एक से अधिक रचनाएं होती है, 5 7 10 12 तक भी हो सकती है। तो उसमें ऑप्शन देख लेना आप, अजात शत्रु था या कामायनी था। तो जयशंकर प्रसाद की रचना हमारी अजात शत्रु और कामायनी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से जुड़ा हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो है परशुराम की प्रतीक्षा, या परशुराम, हाँ प्रतीक्षा। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, ये पहले परीक्षा में पूछ लिया है, परशुराम की प्रतीक्षा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, वो है परशुराम की प्रतीक्षा। और परशुराम जी जन्मस्थली कहाँ है, तो वो हमारे MP में ही है, महो के निकट जाना पाओ। क्या है, महो के निकट जाना पाओ पहाड़ी। तो परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है उस जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या है। जो दाब होता है हमारा प्रेशर, इसका SI मात्रक क्या है, तो है पास्कल। क्या है, पास्कल। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको हम कैपिटल P और स्मॉल a यानी कि PA से इसको हम दर्शाते हैं, किसको, पास्कल को। तो दाब का SI मात्रक हो जाएगा हमारा PA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969। कब, 19 जुलाई 1969 को हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969 करेक्ट आंसर है। और अगर बैंक का नंबर पूछे तो 14 बैंक हमने राष्ट्रीयकृत उस समय किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सा किला, चंद्रगढ़ फोर्ट, ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है, जो कि दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है ना। तो चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो दोस्तों वो है महाभियोग। क्या है, महाभियोग। मेनली किसी राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लग सकता है, लेकिन जो हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको हटाने की प्रक्रिया का नाम भी क्या है, महाभियोग है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो जो इकोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा अर्नेस्ट हैकल द्वारा शब्द दिया गया है, कौन सा हमारा इकोलॉजी। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो वो है हमारा 87वां यानी कि 87वां स्थान है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी गिरी हुई रैंक है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना है अभी, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी इकोनॉमी जनसंख्या इतनी है, फिर भी 87वीं रैंक कोई इंप्रेसिव नहीं है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान हो जाएगा 87वां 87वां। और इसमें फर्स्ट कौन आया था, तो इसमें फर्स्ट आए थे जापान और सिंगापुर, दोनों की फर्स्ट रैंक है। तो जापान और देना यानी जापान और सिंगापुर यानी दोनों देश के जो हमारे वो है पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल है किसके, जापान और सिंगापुर के। भारत का स्थान पूछे तो 87वां स्थान है। रिपोर्ट का नाम था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। और कहाँ पड़ता है, तो हमारे इंदौर में। यहाँ से दिल्ली दुबई फ्लाइट जाती है, कहाँ यानी कि सऊदी गल्फ कंट्रीज में दिल्ली यहाँ पर फ्लाइट जाती है। तो मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है लुसाई हिल्स कहाँ पर स्थित है, कौन सी हिल्स, तो जो हमारी लुसाई हिल्स है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं पर है। कहाँ पर, त्रिपुरा और मिजोरम की। तो हमारा जो फार ईस्ट स्टेट है वहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम इनकी सीमा पर है। लुसाई हिल्स क्या है, लुसाई हिल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर प्रश्न आ जाए कि गारो खासी और जयंती हिल्स कहाँ पर है, तो हमारे मेघालय राज्य में। कहाँ पर, मेघालय राज्य में। जैसे कि हमारे लुसाई हिल्स त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर है, ऐसे ही गारो खासी और जयंती हमारे मेघालय राज्य में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका जो हमारा पोटेशियम होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है KCl। क्या है, KCl बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। और कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारा रैम होता है, क्या होता है रैम, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी इनके बहुत सारे भाग होते हैं, रैम रोम प्रोम ऐसे। लेकिन कंप्यूटर की मेनली मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो, रैम और रोम। बाकी आपके इसके ऊपर अगर अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दे यार, मैं उसको पिन कर दूंगा कि कंप्यूटर की मेमोरी का वास्तव में 2 है या 3 है। अगर आपको पूरा अच्छे डिटेल्स पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। फिर अगला हमारा नरेगा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो दोस्तों जो पहले हमारी नरेगा थी यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, तो इसको बाद में क्या का नाम कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा। और मनरेगा से आगे उसमें महात्मा गांधी जुड़ गया, बस बाकी पूरा नाम वही है ना। तो नरेगा योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी हमारी गवर्नमेंट लेती है, भारत सरकार, कि ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो करवाएगी। लेकिन दोस्तों गाँव में रोजगार की कोई कमी नहीं रहती, 12 महीने हमारे यहाँ खेतों बाड़ों में और खेती बाड़ी और ऐसे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो इसकी योजना, इस जो ये हमारी योजना है इसकी मेनली जरूरत शहरों में है, गाँव में नहीं है। अगला है हमारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी होती है, किसकी, जो पेज ब्रेक करना होता है हमें उसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो वो होती है कंट्रोल+Enter। क्या होती है, कंट्रोल+Enter बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब 2-4 दिन से क्या होने लगा है, शॉर्टकट की भी परीक्षा में पूछी जा रही है लगातार। तो अगर आपका एग्जाम 26 अप्रैल तक है तो आप एक बार शॉर्टकट की जरूर पढ़ लें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है, किसकी, तो सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली हमारी भारतीय फिल्म कौन सी है, तो वह है गली बॉय। कौन सी है, गली बॉय। रणवीर सिंह और शायद आलिया भट्ट है ना, दोनों इसमें। गली बॉय में रणवीर सिंह और फीमेल एक्टर शायद आलिया भट्ट है। तो सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार किस भारतीय फिल्म में जीते हैं, तो जीते हैं गली बॉय। किसने, गली बॉय ने। किसने, गली बॉय बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको भी अपनी गली का बॉय बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करें और पटवारी का सिलेक्शन हो जाए तो आप गली बॉय बन जाएंगे। गली बॉय नहीं, आप तो फिर क्रश ही बन जाएंगे, गली क्रश। चलिए अगला देखते हैं हम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, किसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और भाई साहब ये क्वेश्चन इतना है ना, हर परीक्षा में लगातार पूछा था कि बेकिंग सोडा कितने एग्जाम में इसको देख लिया। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जापान में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, किसको, जो हमारा जापान देश एशिया का पूर्व में लोकेटेड है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है फोमियो किशिदा को। किसको, फोमियो किशिदा को यहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और जापान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों जापान की राजधानी हमारी टोक्यो। क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो करेंसी इनकी येन। क्या है, येन। और जो ये करेंसी है SDR करेंसी यानी जो हमारा IMF है उसमें SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाली जो करेंसियाँ होती हैं उसमें शामिल है हमारी येन। और इसका महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है जापान देश का। और ये शिंजो आबे के स्थान पर बने थे। तो जापान में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, तो फोमियो किशिदा को किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से किस ब्रिटिश ने
सम्मानित किया था, यानी या जो इनकी केसर हिंद थी, ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो दी थी हार्डिंग ने। किसने? हार्डिंग ने। इनको लाड़ नहीं बोलना है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो किसने दी थी? ये हार्डिंग ने दी थी। तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी हार्डिंग ने। किसने? हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज्यादा कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? तो वो है O प्लस। क्या है? O प्लस। मेरा भी O प्लस है। तो सभी का दोस्तों अधिकतर जो रक्त समूह होता है वो O प्लस ही पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा रक्त समूह कौन सा पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा O प्लस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1857 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों इन्होंने करी थी बंबई में। कहाँ पर? बंबई में इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1857 में। 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा गया था, है ना। चलिए अगला कुछ देखते हैं हम। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सरोजनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो जो हमारी सरोजनी नायडू जी थी, ये किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो वो होती है हमारी उत्तर प्रदेश राज्य की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश राज्य की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। अगला है हमारा, घड़ियाल, छिपकली और सांप निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं सरीसृप वर्ग या रेप्टाइल्स में। किसमें? सरीसृप वर्ग और रेप्टाइल्स में आते हैं। तो हमारा घड़ियाल, छिपकली और सांप ये सभी किस किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सरीसृप। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन है? तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज़। क्या है? एंथनी अल्बनीज़। तो ये क्या है? अल्बनीस, एंथनी अल्बनीस। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में क्या है? वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया देश कहाँ पर पड़ता है? तो एक ऑस्ट्रेलिया देश भी है और एक पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो उसी का हिस्सा है हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया देश, है ना। और मेनली ये क्रिकेट नेशनल कंट्री है, या इन सब अच्छा काफ़ी हमारा क्रिकेट खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया है ना। और ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा क्वाड है, 4 देशों का जो समूह है क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसका हिस्सा भी है। कौन सा देश? क्वाड देश। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखे जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एंथनी अल्बनीज़। और ये क्वाड का भी हिस्सा है, कभी प्रश्न आ जाए आपसे तो। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान कौन सा है? यानी दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन के मामले में विश्व में सेकंड रैंक को किस देश के पास है? तो वो है हमारे ब्राजील के पास। के बाद ब्राजील के पास है ना। तो ब्राजील बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साउथ अमेरिका का देश है ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जल में रखा जाता है? क्या प्रश्न कि किस कौन सी तत्व को हम जल में रखते हैं? तो ये हमारा फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अश्वेत महिला को 1950 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था भाई, ये इतना कोई डीप में याद नहीं रखता है। तो 1950 का पुलित्जर पुरस्कार 2023 में कौन याद रखेगा? तो निम्नलिखित में से किस अश्वेत महिला को 1950 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? तो वो थी गवेंडोलिन ब्रुक्स। क्या थी? गवेंडोलिन ब्रुक्स। बहुत टफ नाम रहते हैं। गवेंडोलिन ब्रुक्स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको 1950 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पास्कल का नियम निम्न में से किस एक पर लागू होता है? तो जो हमारा पास्कल का नियम है, तो दोस्तों असंपीड़ित तरल पदार्थों पर। किस पर? जो पास्कल का नियम है किस पर लागू होता है? तो असंपीड़ित तरल पदार्थों पर ही लागू होता है किसका नियम? पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद झारखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो रमेश सिंह बैस को बनाया गया था। इसको? रमेश सिंह बैस को। तो जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये इसके पहले भारत की राष्ट्रपति थी, बाद में झारखंड की राज्यपाल थी, बाद में राष्ट्रपति बन गई। और इनके स्थान पर किसको बनाया गया? रमेश सिंह बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। और झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी हमारी रांची। क्या हो जाएगी? रांची। और वहाँ के वो कौन है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर? तो हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे जंतु जगत का उभयचर है मेंढक, उसी प्रकार पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। किसको? ब्रायोफाइट्स को। तो इनको पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। किसको? ब्रायोफाइट्स को। और उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। किसमें? जल में भी और थल में भी, यानी कि जो उसका बीच का जोन होता है ना, वहाँ पर रहते हैं अधिकतर। तो ब्रायोफाइट्स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप जगत का ये उभयचर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये एक तो पहली बात अफ्रीकन देश है। क्या है? अफ्रीकन देश। और ये थोड़ा टफ टाइप क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्योंकि इतना कोई याद नहीं रखता कि बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, क्योंकि जो मेनली हमारे करंट में देश बने होते हैं उन्हीं पर हम फोकस करते हैं। तो बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो वो है ओगाडिगो। क्या है? ओगाडोगो। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओगाडोगो। तो बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? ओगाडिगो है। ओगाडोगो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो जो हमारे चंदेल वंश के शासक है उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो एक तो महोबा को बनाया था और एक खजुराहो को बनाया था। और खजुराहो में भाई साहब इन्होंने क्या मंदिर बनाए हैं, विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो चंदेल वंश के शासकों की राजधानी कौन थी? तो वो थी हमारी महोबा और खजुराहो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती है? किसमें? जो हमारा सर्वाइकल होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 7 हड्डियां होती है। कितनी? 7 हड्डियां होती है। 7 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो आप पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला हमारा राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पर थी, किसकी, जो हमारे राजा वीर सिंह देव थे इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी गहौरा में। कहाँ पर, गहौरा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, तो केरल राज्य में किया गया था। कहाँ पर, केरल राज्य में। और सर्वाधिक महिला सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में हमारे केरल राज्य में ही है। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो केरल राज्य में किया गया था और इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है अणु यानी कि मोल, है ना। तो कोई भी रासायनिक यौगिक है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो होती है अणु या मोल। तो अणु बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का हम प्रयोग करते हैं, तो जो हमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडो बंद करना है शॉर्टकट कुंजी है Alt+F4। क्या है, Alt+F4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुआ है। किसमें, मध्य प्रदेश राज्य में है और मेनली भोपाल शहर में हुआ है। तो हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भोपाल और मध्य प्रदेश में किया गया है ना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है। क्या है प्रश्न, कि कौन सा वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है, तो हमारा ईमेल वायरस। क्या है, ईमेल वायरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम जो आपसे पूछे गए थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहदत्त। क्या था, बृहदत्त। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहदत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीडीएमए किसका संक्षिप्त रूप है, तो दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो सीडीएमए किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा सीडीएमए का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बिल्कुल करेक्ट है, हालांकि ये भी नया प्रश्न देखने को मिला है। फिर अगला हमारा, वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो जो हमारा वित्त सचिव होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और बहुत पावरफुल पोस्ट है वित्त सचिव की, तो इसके रूप में किसके नियुक्त किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय का एक वरिष्ठतम IAS अधिकारी, तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होता है उम्रदराज, उसको क्या बना देते हैं, वित्त मंत्रालय का सचिव बना देते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारे देश की वित्त मंत्री होती है उनका मुख्य सलाहकार भी होता है आर्थिक सलाहकार। फिर अगला हमारा, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होती हैं, तो दोस्तों वो देश की वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण। यानी कि जो भी उस समय देश का हमारा वित्त मंत्री रहेगा वो सीधा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष रहता है। तो वर्तमान हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इसलिए वो भी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, विटामिन बी और सी। क्या है, विटामिन बी और सी। तो दोस्तों विटामिन बी और सी तो हमारे काय में है, जल में घुलनशील है। और वसा में कौन कौन से हैं, तो वसा में है के, ई, डी और ए, कीड़ा। ये ट्रिक है याद करने की। तो अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील कौन है, तो वो है हमारे कीड़ा, विटामिन के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील कौन है, तो विटामिन बी और सी है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया, यहाँ भी कर लेते हैं। तो प्रश्न अगर वसा में घुलनशील पूछे तो कीड़ा शब्द बिल्कुल याद कर लें आप, की ए, डी, ए, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और जल का पूछे तो बी और सी, इनके अलावा जो बचते हैं कीड़ा के अलावा वो जल में घुलनशील हो जाएंगे। अगला हमारा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन है। क्या प्रश्न की जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है केविन मैकार्थी। कौन है, केविन मैकार्थी, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये C2H6O। क्या है, C2H6O। जब भी दोस्तों शराब बनती है फैक्ट्रियों में तो उसमें मेन तत्व या मेन जो इंडिग्रेंट होता है वो इथेनॉल ही होता है। तो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है C2H6O, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पीएम किसान सम्मान महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है, इसका, तो जो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और संसदीय क्षेत्र कौन सा है, इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। कौन सा है, वाराणसी, जिसका भी हाल फिलहाल में प्रश्न पूछ लिया था कि जल जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो उनका जोधपुर है। तो कभी ऐसा इनका पूछ लें। तो पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। क्या है, वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, CH3COOH। क्या है, CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, किसका, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो जो हमारा भारत का उत्तरी भाग है वहाँ पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
अगला हमारा एक्वा-रेजिया मिश्रण में क्या अनुपात होता है? तो जो एक्वा-रेजिया मिश्रण है इसका अनुपात क्या रहता है? तो 1:3 क्या रहता है? 1:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो दोस्तों ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये जबकि प्रारूप समिति में था। मतलब प्रारूप समिति में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो संघ संविधान समिति के नहीं थे। और कल इनका 14 अप्रैल को क्या निकला है? अंबेडकर जयंती निकली है, तो हैप्पी बर्थडे अंबेडकर जी। चलिए अगला देखते हैं हम। हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुणसूत्र होते हैं? क्या प्रश्न के हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों पूर्णतः भरा होता है। ये प्रश्न केमिस्ट्री का थोड़ा टफ है। तो हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुणसूत्र होते हैं? तो पूर्णतः भरा होता है। थोड़ी लैंग्वेज अजीब है, लेकिन मैं भी आपको एज इट इज पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का সময়काल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मेनली 5 शासन थे। क्या अंदर मैंने कि 5 यहाँ पर वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत में, और ये 1206 से लगाकर 1526 तक चला था। कब तक? 1206 से लगाकर 1526 चला था। फिर हमारा बाबर आ गया। और बाबर ने जो दिल्ली सल्तनत काल था उसको ख़त्म कर दिया और मुगल वंश की स्थापना करती थी। तो जो दिल्ली सल्तनत था इसमें कितने? 5 थे। गुलाम था, खिलजी वंश था, इस टोटल इसमें 5 वो थे वंश थे, है ना। और 1206 से लगाकर 1526 तक ये चला था। अगला हमारा भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो हमारे भौतिक पर्यावरण है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? टोटल 3 प्रकार के होते हैं भौतिक पर्यावरण। अगला है, किस राजा को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। तो दोस्तों हमारे सम्राट अशोक, इनका उपनाम था प्रियदर्शी। क्या था? प्रियदर्शी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो जो प्रेशर नापता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो वो है वैक्यूम गेज। क्या है? वैक्यूम गेज बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार पटवारी का अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज था। फिजिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन केमिस्ट्री से इन्होंने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे। अगला हमारा, सार्वजनिक कंपनी निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो जो भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी होती है सार्वजनिक कंपनी, उसमें निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो वो है 3। कितनी? 3। उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं 3, है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये गड़ा लोहा। क्या है? गड़ा लोहा। ये लोहे का क्या है? शुद्धतम रूप है। तो ये वहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो वो है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। कौन है? तो जो यशोधरा राजे सिंधिया है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान क्या है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। फिर अगला है हमारा, दिल्ली सल्तनत के गांव में मुखिया को क्या बोला जाता है? जो 1206 से लगाकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल था, उसमें जो गांव का मुखिया होता था उसको हम क्या बोलते थे? तो उसको हम बोलते थे मुकद्दम या चौधरी। क्या है? मुकद्दम या चौधरी। जैसा अभी गाँव में कहावत है कि ज़्यादा चौधरी मत बन, तो मुकद्दम और चौधरी बोलते थे गाँव को मुखिया को। लेकिन दोस्तों वर्तमान में तो ये चौधरी एक कास्ट हो गई है, उसको चौधरी अपना सरनेम के रूप में लगाने लग गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत के गाँव में मुखिया क्या बोलते थे? मुकद्दम या चौधरी बोलते थे। फिर अगला हमारा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न मैं आपको चिल्ला के 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश किस जिले में? तो हमारे नर्मदापुरम। पहले इसका नाम हुआ करता था होशंगाबाद, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पंचमढ़ी किस संभाग में पड़ता है, तो भी नर्मदापुरम, क्योंकि ओवरऑल संभाग का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। और अगर आपसे जिला पूछे कि किस जिले में पड़ता है, तो उसका नाम भी अब नर्मदापुरम ही कर दिया गया है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश किस जिले में? हमारे नर्मदापुरम जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको हम आयरन लेडी क्या बोलते थे? आयरन लेडी। तो जो इंदिरा गांधी जी हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है माई ट्रूथ। क्या है? माई ट्रूथ। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ। सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ दो, बाकी इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन इन्होंने थोड़ी इमरजेंसी लगाकर गड़बड़ कर दी थी। बाकी इनका ठीक था, जैसे कि इन्होंने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का उद्भव कर दिया था। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है माई ट्रूथ, और ये कारण इनको आयरन लेडी हम इसलिए बोलते हैं। अगला है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा नहीं है, वो है हमारे सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर, है ना। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इस आंकड़े को आप। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। अगला है, जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो जो हमारा जड़ है इसका विलोम शब्द क्या है? तो वो है चेतन। क्या है? जड़ और का विलोम शब्द हो जाएगा चेतन। इसलिए आपने देखा वो जड़ और चेतन हमेशा साथ साथ रहते हैं, जड़ चेतन, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से जीएसटी का कौन सा प्रकार राज्य के अंदर लागू होता है? तो होता है SGST। क्या होता है? SGST। तो दोस्तों जो हमारा जीएसटी होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक तो SGST होता है और दूसरा होता है CGST। क्या होता है? CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 2 भाग होते हैं। अब कोई राज्य चाहे तो अपने यहाँ SGST में छूट दे सकता है। मान लो कि कोई व्यक्ति ए है और वो मध्य प्रदेश राज्य में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट वो जो निवेश है उसको अपने राज्य में स्थापित करवाने के लिए, प्राप्त करने के लिए बोल सकती है कि आपको हम SGST में 1 साल तक छोड़ देंगे, 2 साल तक छोड़ देंगे, है ना। तो SGST राज्य के अंदर लागू होता है और CGST सेंट्रल लेवल पर होता है। हालांकि पूरा GST कलेक्ट
सेंट्रली करता है लेकिन फिर उसको राज्यों में बांट देता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बाबा नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो जो हमारे बाबा नागार्जुन है इनकी रचना कौन सी है? तो है तालाब की मछलियां। क्या है? तालाब की मछलियां। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का, HRM किसका संक्षिप्त रूप है? किसका? तो जो हमारा HRM है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या इसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा HRM। तो H से हमारा ह्यूमन, R से रिसोर्स और M से मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो है हमारा प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कुछ हमें प्रिंट वगैरह करना है, प्रोजेक्ट वगैरह है, फोटोकॉपी करना है, किससे हम करते हैं? प्रिंटर से करते हैं। तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो पुरातत्व विभाग की महत्वपूर्ण खोजों, जितने भी खुदाई वगैरह हुई है उससे ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। वहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, मनके मिले हैं, हालांकि कोई लिपि भी मिली है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो अगर आपको पुरातत्व में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ वो लिपि पढ़ दो यार, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या लिखा है उस समय के लोगों ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी एक तो पुरातत्व विभाग को मिलती है, और जब खुदाई के दौरान जितने भी शिल्पे, मोहरे, मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। अगला है, भारत में कौन सा आयकर लागू है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर भारत में लागू किया गया है। तो किस प्रकार का आयकर है भारत में? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, वेब पेज किसमें डिजाइन किया जाता है? क्या प्रश्न है कि वेब पेज किसमें डिजाइन किया जाता है? तो वो है HTML में। किसमें? HTML में डिजाइन किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारे HTML का फुल फॉर्म होता है, और इसमें वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। अगला है, प्रसिद्ध स्थल अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अजमेर राजस्थान में एक मस्जिद है ये। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला है, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु का शासक किसके कौन थे, या जो वहाँ पर तमिलनाडु में शासन किसने किया? तो दोस्तों ग्रेट जो हमारे चोल राजवंश थे उन्होंने किया। इनका साम्राज्य बहुत लंबा था, साथ ही साथ दोस्तों का व्यापार भी काफ़ी अच्छा था, ये चीन के साथ अच्छा व्यापार करते थे। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिल का शासक किसके अंदर था? तो चोल राजवंश के अंतर्गत था। किसके? चोल वंश के राजवंश के अंतर्गत था, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला हमारा MICR। क्या है? MICR में आई का पूर्ण रूप बताना है हमें। तो सबसे पहले हम MICR का देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? मैग्नाइट इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और इसमें हम सिर्फ आई की बात करें तो आई का पूर्ण रूप है इंक। क्या है? इंक। तो MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और आई का हो जाएगा इंक। अगला हमारा, मटकी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों मटकी है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, और मेनली मालवा रीजन में। कहाँ पर? तो ये मेनली हमारे मालवा में होता है मटकी, जिसमें ढोल बजता है और पुरुष और महिला दोनों ही नाचती है। तो मटकी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो है हमारे मालवा का। कहाँ का? मालवा का, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों वो थी विनोबा भावे। कौन थी? विनोबा भावे। तो इनको सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया था। और जो हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो हम बोलते हैं CPU। इसको CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, तो इसको कंप्यूटर का दिमाग भी हम बोलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ, कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो दोस्तों वर्तमान जो हमारा संविधान इसमें वर्तमान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल हैं 470। कितने? टोटल 470 इसमें हमारे पास आर्टिकल है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, RBC की संख्या ऊपर जाने पर बढ़ती है या घटती है? तो वो बढ़ती है। क्या होती है? जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं ऊंचाई पर तो RBC की संख्या बढ़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला है, शैवाल किसके कारण हरा दिखाई देता है? तो दोस्तों वो हमें क्लोरोफिल के कारण। तो कोई भी पौधा है अगर वो हमें हरा दिखाई देता है तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही दिखाई दे रहा है। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही दिखाई दे रहा है। तो शैवाल किस कारण हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ऑप्शन अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिटेन देश। कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का भी लिखित संविधान नहीं है। अगला है, अस्थमा बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दोस्तों वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। जैसे कि हमारी प्रियंका चोपड़ा खुद वायु प्रदूषण फटाके फोड़ने से मना करती है और फिर खुद ही सिगरेट कंज्यूम करती है। तो अस्थमा बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो वो है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसको दोस्तों जल में रखा जाता है। प्रश्न अभी पहले हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का कौन सा मार्क दिया जाता है? तो दोस्तों जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको कौन सा मार्क देते हैं? तो उनको इको मार्क देते हैं। जैसे हमारा FSSAI देता है ना मार्क, इसी प्रकार जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है यानी कि इसके उत्पादन से लगाकर इसके कंज्यूम तक
पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा या पर्यावरण का अनुकूल है तो उसको इको मार्क दिया जाता है। क्या देता है? इको मार्क दिया जाता है। फिर अगला हमारा बांग्लादेश मेट्रो रेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो दोस्तों जापान देश के सहयोग से की जा रही है। जैसे भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा जापान फंड कर रहा है, तो उसी प्रकार बांग्लादेश में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से है? तो हमारे जापान देश के सहयोग से है। जापान के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। फिर अगला हमारा C2H5OH का परमाणु भार कितना होता है? किसका? C2H5OH का परमाणु भार कितना होता है? तो वो होता है 63.76। बहुत टफ क्वेश्चन था, हालांकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं बन पाते हैं, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। C2H5OH का परमाणु भार है 63.076। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? तो दोस्तों करी थी प्रोटॉन की। इसकी प्रोटॉन की। तो जो हमारा रदरफोर्ड है इसने किसकी खोज करी थी? तो करी थी प्रोटॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार के मध्य स्थित है? तो वो है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। और ये एक अंतर पर्वतीय पठार है, यानी कि पहाड़ है और बीच में पठार है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तिब्बत का पठार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैंपल का रंग लाल कैसे होता है? तो वो होता है एथोसाइनिन के कारण। जो सैंपल का हमारा लाल रंग है वो होता है एथोसाइनिन के कारण। और आप सभी को पता होगा कि जो सैंपल है हमारा लोहे का काफ़ी ज़्यादा सोर्स होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है लो आयरन के लिए। तो दोस्तों आप जब भी सैंपल काटते हैं थोड़ी सी देर में उसमें जंग लग जाती है, तो यही कारण है। तो सैंपल का लाल रंग कैसे होता है? तो एथोसाइनिन के कारण होता है। अच्छा, कोई कमेंट बताएगा कि सैंपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जो हमारा सैंपल है उसका बॉटनिकल नेम या उसका साइंटिस्ट नेम बताना है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो हमारा यहीं एंड हो रहा है। थैंक यू।